हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन वेव के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा वेव देख रहे थे, वेव की कुछ टर्मिनोलॉजी जो अपन को अभी यहाँ आगे समझने के लिए काम आएगी। तो उसमें अपन ने जो कंडीशन देखी थी उसमें ये देखा था कि हाँ, अगर एक स्ट्रिंग है लेट्स से और उस पर अपन ने एक वेव बाय यूजिंग डिस्टर्बेंस वी हैव सेट अप वन वेव एक्चुअली, एंड लेट्स से वी आर क्लिकिंग जस्ट वन पिक एंड लेट्स सीइंग दैट एक्चुअली देन वी आर गेटिंग समथिंग दिस एक्चुअली, कुछ इस तरह का अपन को वेव उस स्ट्रिंग पे मिलता है ना, इस तरह का लाइक दैट। एंड यहाँ पे अपन ने फिर अलग अलग पॉइंट्स डिफाइन किए थे। 1 दिस इज पॉइंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and let's say this is 19। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट अपन ने इसमें डिफाइन कर दिए। फिर अपन ने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की थी, लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट 1 और 5 है इस सिचुएशन में, तो उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बराबर है, तो वो पॉइंट्स को अपन बोलेंगे वो सेम फेज में है। तो सेम फेज की अपन ने डेफिनेशन देखी, सेम फेज का डेफिनेशन देखा और सेम फेज के लिए कंडीशन देखी। तो कंडीशन के लिए अब मतलब क्या हो गया कि फेज कोई भी दो पार्टिकल में ले रहा हूँ मैंने, ये मेरा क्या है, दिस इज एट y एंड दिस इज फॉर डिफरेंट x here, and this is the actually a image, is it, at one particular instant of टाइम, किसी टाइम पे। तो टाइम को अपन के यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इट्स लाइक वट एवर द डिफरेंस कमिंग बिटवीन टू पार्टिकल इज ओनली बिकॉज ऑफ द पोजिशन, ओनली बिकॉज ऑफ द पाथ एक्चुअली, इज इट। तो यहाँ पे अभी अपन ने इसका जो इक्वेशन हम जनरल टर्म्स में वो लिख पा रहे थे, साइन ऑफ सम 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और अपन ने बोला दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेसिकली फेज, राइट, और आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन उसके लिए। और वेवलेंथ जो कि आप पहले से ही जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम में भी बोला था, बट स्टिल यू कैन राइट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स which are in same phase। मतलब कोई से भी दो पार्टिकल जो सेम फेज हैं उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 5 के बीच की, तो दिस डिस्टेंस विल बी आल्सो योर 1 लैम्डा। यहाँ पे 7 और 15 को देख सकते हो, वो भी आपका 8 और 16 आल्सो दिस डिस्टेंस विल बी योर 1 लैम्डा। 9 एंड 17 विल बी योर 1 लैम्डा। So shortest distance between any two particle which are in same phase we define as wavelength actually। ये अपन ने देखा, this quantity we call basically phase, right। तो ये अपने पास phase आ जाता है। तो phase को अपन डिफाइन किए थे, फेज एंड फेज को फाई से डिनोट करते हैं। और इस सिचुएशन में अगर जो फाई है मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अलग अलग जगह पे मैं पार्टिकल ले रहा हूँ तो एक्स अलग अलग हो जाएगा, उसके हिसाब से मेरा फेज भी डिफर कर जाता है, राइट। सो फॉर डिफरेंट पॉइंट्स देयर विल बी लाइक डिफरेंट फेज टू एक्चुअली। तो अभी अपन ने लास्ट पार्ट में लाइक सेम फेज के लिए मैं जस्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ कंडीशन। सेम फेज, तो सेम फेज का मतलब क्या होगा, कोई से भी दो पार्टिकल जिनकी पोजीशन, जिनकी वेलोसिटी, जिनका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, तीनों क्वांटिटी सेम है, तो वो पार्टिकल अपन कहेंगे कि सेम फेज में है। उसके लिए अपन ने कंडीशन देखी कि जो फेज डिफरेंस है दो पार्टिकल के बीच में, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 पाई 2n पाई, और आइदर द पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थे, मतलब कोई सी भी कंडीशन, तो वो उनको पार्टिकल को, दो पार्टिकल को हम कहेंगे कि वो सेम फेज में है, डेफिनेटली, करेक्ट ना। ऐसे ही यहाँ पे एक्चुअली मैं लाइक कोई से भी दो पार्टिकल में ले रहा हूँ, यहाँ पे 8 और 12, तो इनके बीच में भी कुछ फेज डिफरेंस है, डेफिनेटली देयर विल बी फेज डिफरेंस। बट एक अपन कहते हैं लाइक यहाँ पे अपोजिट फेज, ये दो टर्म हमें काफ़ी यूज होती हैं, सेम फेज और अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब रहता है बेसिकली
two particle which have exactly opposite condition for position, velocity and displacement. Is it two particles having exactly opposite condition for position, velocity and acceleration. Acceleration are said to be in opposite phase. तो यहां पे कोई से भी दो पार्टिकल जिनकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब एक की पोजीशन इधर एक्सट्रीम, दूसरे की पोजीशन इधर एक्सट्रीम, वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी उधर, एक्सेलरेशन इधर, इसका एग्जैक्टली उधर। अब वो पार्टिकल जैसे यहां पे देखें, पार्टिकल 1 एंड 3, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, वेलोसिटी डाउनवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो ये पार्टिकल क्या हो गए, अपोजिट फेज में। अब यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली में जो पार्टिकल तुम्हारे पास है 8 एंड 12, तो इसकी भी एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट जितना इसका है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका, लेकिन इसका ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक्चुअली लाइक नेगेटिव होगी, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब आप कंडीशन समझ सकते हैं। सो माय पॉइंट इज दैट कि कोई से भी दो पार्टिकल जिनके लिए पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एग्जैक्टली अपोजिट हैं, तो उन पार्टिकल को हम कहेंगे दे आर इन अपोजिट फेज और आउट ऑफ फेज। तो यहां पे जैसे पेयर देख सकते हो, लाइक पार्टिकल 1 and 3, is it? Similarly you can say here 5, 7, you can say 11, 15, आसानी से आप देख सकते हो, एंड पार्टिकल 9, 13, एक्चुअली 9 इन 13 के लिए देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट एक्चुअली इसकी वेलोसिटी, ये वेव अगर इधर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली ऊपर होगी, एंड एक्सेलरेशन आल्सो। सो 9 and 13 इज आल्सो इन एक्चुअली अपोजिट फेज, राइट। तो ये क्या है, दीज आर लाइक पार्टिकल्स विच आर इन एग्जैक्टली अपोजिट फेज, राइट। सो अपोजिट फेज के लिए मतलब अब अपन को समझ में आना चाहिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 और 3 जो पार्टिकल है तो उनके बीच में दे आर इन अपोजिट फेज एक्चुअली, राइट। पार्टिकल 1 and 3 और पार्टिकल 2 and 4, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है, बेसिकली दिस डिस्टेंस, दिस इज एग्जैक्टली लैम्डा बाई 2, इज इट, राइट। पार्टिकल 1 in 7 इज आल्सो इन अपोजिट फेज, तो ये लैम्डा और ये लैम्डा बाई 2। सो इस सिचुएशन में हम जो कंडीशन लिखते हैं, फॉर 2 particles, is it, to be in opposite phase, उसके लिए हम लिखेंगे कि जो मेरा डेल्टा एक्स है दैट शुड बी सम आइदर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, कुछ इस तरह का पाथ डिफरेंस आना चाहिए। इसको जनरल टर्म्स में मैं बोल सकता हूँ दिस शुड बी सम ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, क्लियर। डेल्टा एक्स यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं, जो फेज डिफरेंस है, राइट, दैट शुड बी आइदर लाइक इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई, इनके बीच में पाई, राइट, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस हो, क्योंकि ये 2 पाई हो गया और ये पाई, तो 3 पाई। सो हियर द फेज डिफरेंस शुड बी लाइक 2n minus 1 into pi, so ये लिख सकते हो आप बेसिकली this would be pi, 2 pi, 3 pi and so on. Is it clear? So this is the condition कि अगर दो पार्टिकल के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है, दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल है, these two particles are said to be in opposite phase. So this is the relation of phase, this is the condition for same phase and opposite phase, is it, for two particle, because this is going to be useful. तो यहाँ पे ये अपन ने दो पार्टिकल
अपोजिट फेज, सेम फेज और फेज डिफरेंट का रिलेशन उनकी पोजीशन की वजह से अपन ने देखा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर नेक्स्ट कंडीशन, ट्राई टू इमेजिन दैट। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली मेरे पास स्ट्रिंग है ना। अगेन मैं नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ओनली ऑन वन पार्टिकल एक्चुअली, राइट। थोड़ा सा मैं इसको लेट मी इरेज इट फर्स्ट। I will draw it. So just consider condition here. So ये मेरे पास एक string है, let's say y x. अब मैं क्या किया, इसमें just इस point पे मैं focus कर रहा हूँ. As this wave will pass through actually, this particle what will happen actually? देखो थोड़ी देर बाद ये wave मैं मानता हूँ कि कुछ इस तरह से पहुँच जाएगी, आगे propagate कर जाएगी. थोड़ी देर बाद ये और आगे propagate कर जाएगी इस तरह से. तो ये जो पार्टिकल है पहले यहाँ फिर यहाँ, तो इस तरह से ये पार्टिकल क्या होगा, और ये थोड़ी देर बाद यहाँ. तो ये पार्टिकल अगर आप देखोगे तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है. तो इस पार्टिकल की अगर मैं इसी, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैंने फिक्स कर दी, बट अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल विद टाइम. इज इट? ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट, आई वुड से बेटर डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से प्लॉट करता हूं, देन आई विल गेट सम डिफरेंट अगेन साइनोसॉइडल फंक्शन. लेट मी प्लॉट दैट, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट टू एक्चुअली. ओके, सो द नेक्स्ट कंडीशन अपन कंसिडर करने वाले हैं. हियर वी आर प्लॉटिंग कि पोजीशन अपन ने फिक्स कर दी है, एक स्ट्रिंग है जिस पे अपन ने वेव कंटिन्यूसली जनरेट कर रहे हैं एंड इट्स पासिंग थ्रू दैट स्ट्रिंग. और वहाँ पे मैंने एक जो पॉइंट है, माई मीन्स माई एक्स इज नाउ फिक्स्ड, बट दिस पॉइंट विल बी लाइक ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन विद टाइम एक्चुअली. नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग, आई एम रिकॉर्डिंग द image, the position or displacement of this one particle with time, and let's say how that will look like with different time. So this is the plot of a fixed point, is it? Plot of displacement of a fixed point with डिफरेंट टाइम. तो यहां पे देख सकते हो आप, अभी जो सिचुएशन है वो फिर से कुछ इस तरह की दिखाई देगी ये. एंड लेट्स से दिस इज, अभी ये क्या हो रहा है, ये सेम पार्टिकल के लिए बट इट्स फॉर डिफरेंट, लाइक सेम पार्टिकल बट नाउ थिंग्स आर हियर चेंजिंग विद टाइम एक्चुअली. तो टाइम के हिसाब से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा सेम पार्टिकल कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी इस तरह से उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन वो भी बदल रहा है अलग अलग टाइम पे, बट पोजीशन इज फिक्स्ड हियर एक्चुअली. सो फर्स्ट थिंग इज you can just easily relate it. Actually this is also appearing or almost similar to one of your sine function, is it? तो पहली बात तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दो पार्टिकल हैं इसको अपन एक टाइम पीरियड बोलते हैं, इज इट? तो इसके लिए जो इनका लाइक रिलेशन होगा, पहले हम y, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अगेन एम्पलीट्यूड a, तो a साइन ऑफ ये इतने के लिए अपना 2 पाई आ जाता है, तो मैं इसको 2 पाई बाई टी इंटू टाइम t. तो इस तरह से इसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं बहुत आसानी से. ये अपने पास अगेन हियर दिस इज कॉल्ड योर आर्ग्यूमेंट of sine function. Remember it's same thing, but now it's changing with argument is a function of time. It's changing with time, it's depending on time, or we call this is also phase of wave, is it? Or phase of this sine function. तो इसको अपन phi, this we can write 2 pi by capital T into small t. तो अब यहाँ पे सिचुएशन हो क्या रही है कि एक ही पार्टिकल कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ अलग अलग जगह पे घूम रहा है. मतलब एक पार्टिकल पे भी जब हम फोकस करेंगे तो उसका भी फेज टाइम के हिसाब से बदल रहा है. सो मीन्स for single particle there may be, or I can say there will be definitely phase difference because of different movement of time, is it? तो जैसे मैं ये बोलता हूँ ये सब क्या है, all this complete graph is for single particle. So I can let's 0, this is 1 2 3
here let's say 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो अगेन आई हैव मार्क्ड सम पॉइंट्स ऑन दिस एक्चुअली प्लॉट. ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एक्चुअली में सेम पार्टिकल के लिए एक ये 1 टाइम पे t1 टाइम पे और t7 टाइम पे इन टाइम पे, बिकॉज नाउ दिस इज टाइम, पोजिशन इज सेम. इन मूवमेंट्स पे इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसकी वेलोसिटी सेम है, इसका एक्सेलरेशन सेम है. तो अभी क्या हो रहा है कि ये सेम पार्टिकल अलग अलग टाइम पर भी कभी सेम फेज में होता है, कभी अपोजिट फेज में होता है. गेटिंग माई पॉइंट एक्चुअली. सो डेफिनेटली हियर योर फेज डिफरेंस इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टाइम. इज इट? सो दिस इज योर फेज चेंजिंग विद टाइम. आई कैन राइट एक्चुअली हियर. सो फेज of particle at time let's say t1, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, phi1 is equal to 2 pi by capital T into t1. इस कैपिटल T को अपन एक टाइम पीरियड भी बोलते हैं. इज इट? टाइम पीरियड. दिस आल्सो यू कैन डिफाइन, इट इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल where particle will be in same phase. Is it? So that we write time period, and 1 by time period we call that frequency. So this is, I say at time t2 I can write phi 2 will be equal to what? Simply 2 pi by capital T into t2. So phase difference, is it? Delta phi is equal to what? Phi 2 minus phi 1. This you can write 2 pi by capital T into t2 minus t1. इसको आप लिख सकते हो delta phi is equal to 2 pi by capital T into delta t. तो ये क्या है? delta t is the time difference, is it, of same particle. पार्टिकल सेम पार्टिकल का अलग अलग मूवमेंट पे, तो जो मूवमेंट कंसिडर करें उनका जो डिफरेंस है टाइम का, दैट डेल्टा टी, एंड दिस डेल्टा फाई इज योर फेज डिफरेंस. इज इट? विद टाइम. तो यहां पे अभी अपन समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में जो मेरा फेज है वो टाइम के हिसाब से भी बदल रहा है और इस तरह से वो रिलेटेड है एक्चुअली में. तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि मेरा सेम पार्टिकल एक मोमेंट पे दूसरे मोमेंट पे कभी सेम फेज में होगा, कभी अपोजिट फेज में होगा. कंडीशन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ सेम फेज अपोजिट फेज इज एग्जैक्टली सेम जस्ट लाइक अर्लियर. It is like where there it was position, now it is the movement. Is it? The time at which the particle have same displacement, velocity and acceleration, we will call those times the phase particle is in same phase. Is it? So condition is same actually. So let me write now the condition for same phase and opposite phase. Is it? So सेम फेज. सेम फेज का मतलब, राइट, यू कैन राइट सेम पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मस्ट बी सेम एट बोथ मोमेंट ऑफ टाइम. तो कहेंगे कि दोनों टाइम पे पार्टिकल मेरा क्या है, सेम फेज में. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, एट मोमेंट 7 टाइम्स t7 एंड t13, पोजीशन सेम, पोजीशन, वेलोसिटी डाउनवर्ड डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन आल्सो सेम. तो ये मैं कहूँगा कि 7 और 13 टाइम पे पार्टिकल क्या हो रहा है, सेम फेज में. ऐसे ही मैं कहूँगा पार्टिकल 1, 7, 13, 17, इन सभी मूवमेंट्स पे क्या हो रहा है, पार्टिकल सेम फेज में है. 3, 11, 15 आल्सो द पार्टिकल इज इन सेम फेज. 5, 12, 16 also the particle is in same phase. Is it? तो यहाँ पर भी अपने पास कंडीशन वही आ जाती है एक्चुअली में. we can write the difference, is it, delta t should be equal to actually the for particle to be in same phase, the
time difference delta t should be equal to integral multiple of time period. This you can write t 0, t 2t, 3t, 4t एंड nt। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर दो पार्टिकल के बीच का जो दो टाइम का जो डिफरेंस है वो टाइम पीरियड का मल्टीपल है, तो पार्टिकल अपना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्टिकल 1 और 7 के बीच में दिस टाइम इज एक्चुअली वन टाइम पीरियड, दिस इज आल्सो वन टाइम पीरियड एंड दिस इज आल्सो वन टाइम पीरियड, दिस इज आल्सो वन टाइम पीरियड। तो अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि पार्टिकल मेरा सेम फेज में है। ऐसे ही डेल्टा फाई अगर देखेंगे तो डेल्टा फाई इसको अगर मैं टी रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई, 2t रखूंगा तो ये क्या 4 पाई, 3t रखूंगा तो ये 6 पाई, so on. So I can write delta phi if it is basically 2n pi or it's 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, is it, so on. तो इन दोनों सिचुएशन में हमारा पार्टिकल क्या होगा, सेम फेज में होगा। सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, आपके लिए काम आएंगी आगे। अपन को इंटरफेरेंस देखेंगे तो सेम फेज में होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपोजिट फेज में तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहाँ पे इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस कंडीशन यू मस्ट नो दैट एक्चुअली। तो ये सेम फेज के लिए कंडीशन, ऐसे ही मैं अपोजिट फेज के लिए टाइम के हिसाब से कंडीशन लिख सकता हूँ एक्चुअली। मीनिंग इज हियर आल्सो सेम एक्चुअली, अपोजिट फेज तो अपोजिट फेज के लिए सेम, व्हेन पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एग्जैक्टली अपोजिट एट टू मूवमेंट्स, तो हम कहेंगे कि दोनों मूवमेंट्स पे पार्टिकल क्या है, फेज अपोजिट है, इज इट। सो इसके लिए जो कंडीशन है अपने पास आता है कि 1 और 3 पार्टिकल इज इन अपोजिट फेज, तो इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है दैट इज हाफ ऑफ दिस टाइम पीरियड, इज इट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो डेल्टा टी है वो दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ t/2, 3t/2 and so on, is it, or you can write 5t/2 so on. इसको मैं जनरल टर्म्स में लिख सकता हूँ, that should be equal to, this is odd multiple 2n minus 1 into t/2, तो t/2 का odd multiple इसको होना चाहिए टाइम पीरियड को। फेज डिफरेंस की टर्म्स में इसको मैं बोलूँगा डेल्टा फाई, क्योंकि t/2 के लिए करस्पॉन्डिंग डेल्टा फाई क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई t इंटू टी, आई एम लाइक डेल्टा टी। तो डेल्टा टी t/2 तो ये क्या होगा पाई, 3t/2 तो 3 पाई, 5t/2 तो 5 पाई, सो मीन्स इट्स ऑड मल्टीपल, सो इट्स यू कैन राइट n पाई, ऑड मल्टीपल मीन्स 2n minus 1 पाई, और इट शुड बी पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये जो कंडीशन है दिस इज एक्चुअली फॉर अपोजिट फेज। तो मतलब अभी तक आपको एक पार्टिकल के लिए अलग अलग मूवमेंट पे हम कह सकते हैं कि कौन सी मूवमेंट पे कौन से मूवमेंट पे पार्टिकल सेम फेज में होगा, अपोजिट फेज में होगा, वो हमको समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं अलग सेम मूवमेंट पे अलग अलग पोजीशन पे बात करता हूँ तो दो पार्टिकल कब सेम फेज में होंगे, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो हमको समझ में आ गया। सेम फेज का मतलब, अपोजिट फेज का मतलब, उनकी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, दैट शुड बी क्लियर अप टू हियर एक्चुअली। ओके, सो लेट एंड अभी अपन ने इसका भी रिलेशन देखा था। अब जो एक्चुअल वेव होती है उसमें क्या होता है, देयर इट्स लाइक कंबाइंड फॉर्म ऑफ, एक पार्टिकल है वो पोजीशन के हिसाब से भी टाइम के हिसाब से ऑसिलेट करता हुआ चलता है। सो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को क्लब कर देता हूँ फेज को, देन एक्चुअली वी गेट द इक्वेशन ऑफ वेव, जो कि अपन को पहले से भी मालूम है, अपन ने स्ट्रिंग वेव में आपने देखा होगा, डेराइव किया होगा। सो लेट मी राइट नाउ इक्वेशन ऑफ वेव एक्चुअली बाय जस्ट क्लबिंग बोथ दीज सिचुएशंस फॉर टाइम एंड पोजीशन। सो लेट मी फर्स्ट इरेज इट। ओके, सो इफ वी कंबाइन बेसिकली दीज टू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मेरा पार्टिकल की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, दैट विल बी चेंजिंग विद टाइम एंड पोजीशन आल्सो, डिस्प्लेसमेंट आल्सो। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, देन फाइनली वी आर गेटिंग एक्चुअली दिस इज ए साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, इज इट। वी आर गेटिंग दिस रिलेशन एक्चुअली। और इसको अभी अपन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन कर देते हैं मोर। एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस इज द टाइम रेट ऑफ
चेंज ऑफ फेज, तो टाइम रेट ऑफ फेज टाइम के हिसाब से ये, तो ओमेगा अपना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन टाइम के हिसाब से, तो दिस इज 2 पाई बाई टी, और 1/t इज आल्सो टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी, सो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 2 पाई इंटू एफ. एफ इज फ्रीक्वेंसी and that is equal to 1/capital T. So this is your called angular frequency 2 pi f, right? इस तरह से आपने ये देखा भी होगा, इस इक्वेशन को हम कई तरह से फॉर्म में एक्चुअली में रीअरेंज करके लिख सकते हैं. y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई एफ टी प्लस 2 पाई, दिस इज x बाई लैम्डा, इज इट? सो ये आपका एक जनरल टर्म्स में एक वेव का इक्वेशन आ जाता है. यहाँ से आप 2 पाई बाहर ले सकते हो. सो y इज इक्वल टू 2 पाई, इज इट, a साइन 2 पाई, देन दिस इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी एफ टी, इज इट, प्लस x बाई लैम्डा. अब यहाँ पे दूसरी बात देखो, ये जो अपने पास फ्रीक्वेंसी लैम्डा वेलोसिटी, इज इट, और लैम्डा इज वेवलेंथ एक्चुअली, तो अपन क्या लिखते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज वेव वेलोसिटी, और लैम्डा इनटू एफ क्या हो जाएगा मेरे पास, वेव वेलोसिटी. वी कैन राइट रिलेटेड दिस वे आल्सो एक्चुअली. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ से एफ भी कॉमन लेता हूँ, तो आ जाएगा a साइन 2 पाई एफ, दिस इज t प्लस x बाई, क्योंकि एफ मल्टीप्लाई तो ये लैम्डा एफ, एंड दिस आल्सो यू कैन राइट a साइन ओमेगा, दिस इज a t प्लस x अपॉन v, इज इट? सो दिस इज आल्सो योर इक्वेशन, वेव इक्वेशन एक्चुअली, राइट. तो ये अपने पास जनरल टर्म्स में वेव इक्वेशन आ जाती है, और इनका टर्म्स का मतलब यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, ये कंप्लीट टर्म. अब अपन जनरल टर्म्स में कहें तो ये पूरा फेज हो जाता है, जो कि टाइम पर और पोजीशन दोनों पर डिपेंड करता है. इंडिविजुअली अपन ने चीज़ों को देखा कि हाँ, इंडिविजुअली टाइम के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से कैसे बदलती हैं. इनको और भी आप बाकी रीअरेंज करके लिख सकते हो. ओमेगा टी, ओमेगा बाई वी को अपन के लिख देते हैं, तो उसके दिस इज इक्वल टू a साइन ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ओमेगा टी प्लस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स. दिस टर्म वी डिफाइन k, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर, इसको अपन 2 पाई बाई लैम्डा, दिस इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 2 पाई लेंथ एक्चुअली. तो उस हिसाब से अपन इसको y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स भी लिख सकते हैं. So this is standard form of your wave equation actually, right? So this is about wave equation. अभी अपन यहाँ पे आगे इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखने वाले हैं. उससे दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली लीड्स us to understanding or getting the things clear for interference phenomena. So I hope everything is clear up to here. Alright, phase difference term, terminology, wavelength, amplitude, frequency and all those terms related to wave. इससे पहले भी आपने wave पढ़ रखा है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए. हाँ, थोड़ी सी चीज़ें लाइक आपका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे है, तो वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक, राइट. सो ओके, सो अभी अपन ने देखा लाइक वेव इक्वेशन, हाउ वी कैन एक्सप्रेस, एंड वी सॉ द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ए वेव इक्वेशन. उसमें अपन ने फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, वो भी देखा कि फेज डिफरेंस पर लाइक टाइम डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस कैसे रिलेटेड होता है, या टाइम डिफरेंस की वजह से भी कैसे फेज डिफरेंस आता है. एंड वी आल्सो सॉ द केस व्हेन लाइक पाथ डिफरेंस आल्सो क्रिएट बेसिकली योर फेज डिफरेंस. वी सॉ द डिफरेंट टर्म्स. तो जो अपन ने लाइक लास्ट पार्ट तक देखा, लाइक ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये अपने एक वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. लाइक वी कैन से एक्चुअली में ये आपने स्ट्रिंग वेव में और साउंड वेव में देखा होगा, दिस is actually representing a wave propagating in negative x direction, this is in propagating in positive x direction. That's not big thing actually for us here. अपन को यहाँ पे वो पॉजिटिव नेगेटिव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं
नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम लाइक राइटिंग इट हेयर। जो अभी नेक्स्ट पार्ट अपन यहाँ देखने वाले हैं दैट इज बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज आल्सो लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग लाइक विच विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, पहले वो समझते हैं। देखो सुपरपोजिशन में हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर एक वेव है लाइक लेट्स से इट्स प्रोपेगेटिंग थ्रू द मीडियम, तो अभी अपन ने देखा था कि लाइक उसका जो पार्टिकल है दैट ऑसिलेट इज इट वाइब्रेट एट इट्स पोजिशन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं और यही हमारी वेव इक्वेशन है, करेक्ट ना। ओके तो डिपेंडिंग ऑन द वेव एक्चुअली कि तुम्हारी वेव क्या है, लाइक साउंड वेव के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो जो मेरा वाई है दैट विल रिप्रेजेंट सम प्रेशर एक्चुअली और डेंसिटी इज इट। ऐसे ही अगर ये मेरा स्ट्रिंग वेव है देन वाई विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फॉर लाइट वेव वाई कैन बी आइदर योर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मतलब वाई अपना मैं उसको जनरल टर्म्स में डिस्टर्बेंस बोल देता हूँ, तो वाई मेरा क्या है, एक डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द पॉइंट इज दैट कि एक वेव अगर मान के चलते हैं एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उस पॉइंट पे जो भी डिस्टर्बेंस है, जिस टाइप की वेव है, उस वेव की वजह से उस पॉइंट पे कुछ डिस्टर्बेंस होगा, करेक्ट। दैट इज वाई सिंपल बाई वन वेव। लेट्स सपोज दिस इज नॉट, सेकेंड वेव इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो अब उसकी वजह से भी सेम पॉइंट पे डिस्टर्बेंस होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर लेता हूँ, लेट्स जस्ट कंसिडर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट से कोई वेव पास कर रही है, तो एक वेव पास करती है तो उसकी वजह से लेट्स से इसका डिस्टर्बेंस कुछ y1 हो जा रहा है, क्लियर। और इसी केस के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि सेम स्ट्रिंग से अगर दूसरी वेव जाती है तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस लेट्स से y2 हो जा रहा है। ये सेपरेटली मैंने इनको पास कराया, करेक्ट ना। अब मैं ये कहता हूं कि अगर मान के चलो ये दोनों वेव को मैं इसी स्ट्रिंग से एक साथ पास कराता हूं, अंडरस्टैंडिंग, सिंपल थिंग मीन्स व्हेन टू और यू कैन से इवन मोर देन टू वेव्स आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, उस सिचुएशन में जो मेरा पार्टिकल है सेम पार्टिकल, उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या वो इसको रिप्रेजेंट करेगा या फिर इसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। क्योंकि ये तो आप समझ सकते हैं एक ही टाइम पे एक पार्टिकल की दो पोजीशन नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस सिचुएशन में लाइक क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, गेटिंग इट। डिस्प्लेसमेंट इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट स्ट्रिंग वेव, इन जनरल टर्म्स फॉर एनी वेव आई कैन से इट्स ए डिस्टर्बेंस। तो एक वेव की वजह से डिस्टर्बेंस अगर ये है y1, दूसरी वेव की वजह से डिस्टर्बेंस y2 है, तो अगर ये दोनों वेव इसी पॉइंट से एक साथ पास करती हैं तब डिस्टर्बेंस क्या होगा, इसकी हमें आगे इंटरफेरेंस फेनोमेना समझने में बहुत हेल्प लाइक जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट एक्चुअली हियर। तो जो यहाँ का डाउट है कि क्या होगा डिस्टर्बेंस, दैट डाउट इज बेसिकली दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय दिस प्रिंसिपल दैट वी कॉल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, बेसिकली व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर और मोर देन टू disturbances are passing through same point simultaneously, then the resulting disturbance of that point is given by the vector sum of displacement or disturbance due to each individual wave, getting it। तो ये जो प्रॉब्लम था कि क्या होगा एग्जैक्टली, वो यहां से आंसर हो जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सो लेट मी फर्स्ट राइट इट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ टू और मोर देन टू इज इट disturbance is passes through a point simultaneously, then the resultant displacement of resultant disturbance, I will say, particle is given by the vector sum of disturbance due to each particle, the resultant disturbance, okay, the disturbance of the
the point, okay, if two or more than two disturbances pass through a point simultaneously, then the resultant disturbance of the particle is given by the vector sum of disturbance due to each individual wave, राइट तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास y1 एक वेव है, दैट्स से a1 लेट्स से साइन ऑफ, मैं जनरल टर्म्स में वेव को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी, एंड y2 इफ आई एम टेकिंग दिस इज a2 साइन ऑफ ओमेगा t लेट्स से +5, इज इट। ये अभी मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं, ओके। इन दैट केस यू कैन राइट लाइक दिस इज, देन y रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस विल बी इक्वल टू y1 बार प्लस y2 बार। हाँ, पॉइंट ये है कि अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और दोनों डिस्टर्बेंसेस एक ही डायरेक्शन में है, देन देयर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू राइट दिस वेक्टर, अदरवाइज इफ दे आर लाइक एट सम एंगल देन एक्चुअली वी नीड टू यूज दैट, ओके। सो ये कहता है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अनदर पॉइंट हियर एक्चुअली इज दैट जब सुपर इम्पोज हो रही हैं दो वेव, तो वो दोनों वेव कुछ अलग हो सकती हैं, देयर माइट हैव लाइक सम डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, इज इट। सो the two superimposing waves might have a different amplitude, b you can write path difference or phase difference, that is same thing actually. And C part, it's different frequency and frequency time period are related, so you can write also different time period, frequency, different time period, or angular frequency, different angular frequency, is it okay? So actually में क्या है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, दो सुपर इम्पोजिंग वेव के पास दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस भी आ सकता है, और दोनों का फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑल दीज थ्री टर्म्स आर इंटर रिलेटेड। सो इफ दिस इज डिफरेंट देन दिस इज आल्सो डिफरेंट, दिस इज आल्सो डिफरेंट, तो हो तो सकता है। बट द पॉइंट इज दैट जो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं उस के लिए थोड़ा सा हम लिमिटेड कर रहे हैं चीज़ों को, वी आर नॉट गोइंग फॉर ऑल एंड एवरी पॉसिबल केस। तो हम जो लाइक केस यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे, वी विल सी वेयर देयर इज नो, इज इट, ये जो केस है दैट शुड नॉट बी देयर एक्चुअली, इज इट। वी विल लाइक इन दिस चैप्टर वी विल सी केसेस ऑफ हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ओनली। एक्चुअली में जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उस सिचुएशन में क्या होता है, ये केस आपने साउंड वेव में देखा होगा, दैट इन दैट केस वी हैव ए टोटली डिफरेंट और न्यू फेनोमेना एंड वी कॉल दैट एज बीट फेनोमेना। तो वहाँ पे जब दो साउंड वेव सुपर इम्पोज होती हैं, बेसिकली इंटरफेयर करती हैं, जिसको अपन फाइनल रिजल्ट को इंटरफेयर बोलते हैं और इंटरफेरेंस बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में एक नया फेनोमेना, एक नया रिजल्ट आता है एंड वी कॉल दैट एज बीट और बीट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अपन उस सिचुएशन को नहीं देखने वाले, सो वी विल कंसिडर, वी विल लिमिट आवर डिस्कशन हियर एक्चुअली फॉर डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट लाइक path difference or phase difference, is it? So definitely all the cases that we are going to see here will have same time period, same frequency and same angular frequency, clear na? Okay, so that is like my point for like about this. Okay, अभी अपन को यहाँ तक ये समझ में आ गया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट ये है और एक डिस्टर्बेंस ये है, दूसरा डिस्टर्बेंस ये है, तो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्या हो जाता है, सिंपली वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू। ओके, तो अभी यहाँ पे आपने को समझ में आ गया कि अभी हम क्या किस केस के लिए बात कर रहे हैं, जहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मस्ट बी सेम, क्लियर ना? सो वी विल कंसिडर द केस, इज इट, हियर आई एम राइटिंग case of having same frequency only,
उसी केस को जहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं वो अभी अपन इस केस में इस चैप्टर में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए हमारे पास जनरल टर्म्स में सेम फ्रीक्वेंसी आई कैन राइट माई टू वेव्स आर लाइक दिस। तो अब देखते हैं कि इनका अगर ये दो वेव्स हैं, दो डिस्टर्बेंसेस हैं जिनका लाइक डिस्टर्बेंस y1 इज a1 sin ओमेगा t, y2 इज a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है इनिशियली दैट इज बेसिकली फाई। क्लियर ना? तो अब इनका रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस हम कैसे लिख सकते हैं? सो लेट मी राइट दैट, वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो लेट मी इरेज दिस एंड देन आई विल राइट दैट एक्चुअली। Okay, so now listen it carefully actually, because you definitely might have some confusion. So before you have confusion, let me remove that. The point is actually, we know this disturbance is actually not a vector quantity. Especially if I talk about some like let's say sound wave, तो पक्का ये disturbance मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। हाँ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो दैट कैन बी ए लाइक वेक्टर क्वांटिटी, बट यहाँ पे हम इसको जब ये रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस निकालते हैं एट दैट टाइम वी विल जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, रिमेंबर दैट, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी विल ट्रीट दीज डिस्टर्बेंसेस लाइक ए वेक्टर एक्चुअली, इज इट, बिकॉज दैट हेल्प अस इन लाइक सॉल्विंग दिस पार्ट। तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ इस केस के लिए एक्चुअली में, कि जहाँ पे हम लाइक वेक्टर की तरह ट्रीट करके भी इसको रिजल्ट निकालते हैं और एक सिंपल अपना मैथमेटिक्स लगा करके रिजल्ट निकालते हैं, वी गेट एक्जैक्टली सेम रिजल्ट फॉर बोथ द केसेस। ओके, सो लेट मी फर्स्ट सॉल्व इट, लेट मी गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बाय सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट। ओके, तो इस सिचुएशन में मेरा जो y डिस्प्लेसमेंट और डिस्टर्बेंस क्या आ जाएगा, दैट आई कैन राइट y1, this you can write y1 plus y2। दूसरी बात ये है, just for simplicity purpose I am considering both these disturbances are in same direction, is it? So both the disturbance are in same डायरेक्शन। और आप इनको ऐसे समझ सकते हो कि बोथ डिस्प्लेसमेंट्स, मैं जो डिस्टर्बेंस है उनको स्पेशली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो आर इन सेम डायरेक्शन, देन आई कैन राइट इट सिंपली दिस वन। तो अभी ये क्या लिख सकते हो, दिस इज a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आई कैन राइट a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर ना? ओके, नाउ सी आई कैन एक्सपेंड दिस एक्चुअली, तो ये अपने पास हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। क्लियर? तो इसको देखो थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, तो a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी एंड दिस इज a2 साइन फाई इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? एक ये टर्म, एक ये टर्म, राइट। अब देखो इसको मैं जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, इसका एक तरीका रहता है, आपने अगर देखा हो तो लेट मी इरेज दिस पार्ट, मैं वो मैथमेटिक्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आई कैन राइट द डायरेक्ट रिजल्ट एक्चुअली। तो इसमें देखो हमारे पास होता क्या है, ये दिस इज जस्ट कैलकुलेशन। अगर मेरे पास कोई इस तरह से है, a साइन ऑफ लेट्स से थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो अभी अपन करते क्या है एक्चुअली में, मैं यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड, इसको मैं अंदर ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाता है a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा, this is b by under root a square plus b square into cos theta, this whole multiplied by a square plus b square। एक्चुअली में यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, राइट, और उस ट्रायंगल पे मैंने जो a और b है मेरी वो दोनों साइड हो जाती हैं, और यहाँ पे मैं ये कुछ, यहाँ थीटा है तो मैंने इसको कुछ फाई ले लेता हूँ। क्लियर ना? और लेट मी राइट इट सम बीटा, because phi you may get confused with that one। तो इस सिचुएशन में ये साइन है, मेरे को इसको कॉस करना है, तो ये इसको मैं a ले लेता हूँ, इसको b, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी देखो मतलब क्या था कि ये जो अपने पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसको हमें सिंप्लीफाई करके फाइनली कुछ लिखने का है साइन और कॉस के टर्म्स में। तो उसका तरीका ये रहता है मैथमेटिकल। तो वो तरीके के लिए अपन करते क्या है कि इसको कुछ इस तरह से ट्रीट करते हैं, ए और बी मैंने एक ट्रायंगल कंसिडर कर लिया तो इसका हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो अभी मैंने ये टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम, तो कर दिया। तो अब देखो ये ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, ए बाई ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज योर कॉस बीटा, a by under root a square plus b square. Similarly sin beta will be your b by under root a square plus b square sin beta. तो अभी क्या होगा, this quantity you can write this is equivalent to actually this you can write cos beta into sin theta plus this is sin beta into cos theta मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी क्या है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट, इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सो दिस इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले आता हूँ तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा। क्लियर। तो दिस एक्चुअली पार्ट इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। तो मतलब दिस क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू दिस, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, tan बीटा इज इक्वल टू हियर व्हाट, b बाय a, राइट। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अब देखो ये जो मेरा क्वांटिटी है मैं इसको अगर a के बराबर ट्रीट कर देता हूँ एंड दिस क्वांटिटी आई एम ट्रीटिंग लाइक b, तो ये क्या होगा, a साइन ओमेगा t एंड b कॉस ओमेगा t। एग्जैक्टली सेम मैनर में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, राइट, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है साइन थीटा, थीटा इज ओमेगा टी प्लस ये पहले से अपन ने फाई लिया है तो मैं इसको कुछ एंगल, ओके राइट, आई विल राइट इट सम एंगल अल्फा। समझ में आया। ओके अपने पास फाई लिया है तो मैं लेट मी राइट इट थीटा एंगल। इज इट क्लियर। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्चुअली। तो अभी आप देखो समझ सकते हो, मैं इसको एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर ले लेता हूं, सो दिस इज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम थीटा। सो दिस इज योर न्यू डिस्प्लेसमेंट और न्यू डिस्टर्बेंस। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है वो भी क्या है, एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज आल्सो सिंपली वन वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड सम फेज एक्चुअली फाई थीटा हेयर। तो अब बात आती है जो ए रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा ए रिजल्टेंट, तो वो ये है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड कर देता हूं तो देखो ये क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई टू a1 a2 कॉस फाई प्लस इसका आ जाएगा सॉल्व करके ये a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखो ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर में बाहर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और ये a1 स्क्वायर और ये, तो फाइनली मेरे पास रिजल्टेंट आ जाता है AR इज इक्वल टू एक्चुअली दिस इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस ऑफ फाई। तो ये आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। और यहां से आप देख सकते हो tan बीटा, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। tan थीटा क्या होगा b बाई ए एंड b इज इक्वल टू व्हाट a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो आपके पास दो वेव को सुपर इम्पोज करने के बाद हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट उसका डिस्टर्बेंस इस तरह से हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे ए आर का मतलब क्या है ये है और थीटा का मतलब क्या है दैट इज इक्वल टू दिस एक्चुअली। तो मतलब क्या हुआ कि व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली देन द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस विल बी ए वेव, इज इट, or will be a disturbance, and that resultant wave, that resultant disturbance can be expressed in this way where AR is equivalent to this term and theta is equal to this term.
राइट। सो दिस इज अबाउट एक्चुअली योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ, मैंने बोला था कि मैं इसी कैलकुलेशन को एक वेक्टर तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। सो लेट मी शो यू विद दैट वे आल्सो एक्चुअली। लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। ओके, सो इन इसी सिचुएशन को, इसी केस को अपन वेक्टोरियली कैसे देखते हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। सो लेट मी ड्रॉ, दिस इज ए वेक्टर, राइट। इसका फेज मैंने 0 ले लिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इसका एम्पलीट्यूड मैं a1 ले लेता हूँ। सो a1 इज इट्स एम्पलीट्यूड एक्चुअली, और मैग्नीट्यूड एक्चुअली। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है अपने पास, दिस इज a2 एंड हेयर फेज, जो उनके बीच में एंगल है, दैट इज योर फाई एक्चुअली, करेक्ट। तो अब देखो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट ये दोनों का दो वेक्टर हैं अपने पास, एम्पलीट्यूड a1 a2, दोनों के बीच का एंगल फाई है। तो ये आपको सिंपल वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, a रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई, क्लियर। और जो मेरा रिजल्टेंट जो मैं इसको इधर आएगा, तो इसको अगर मैं कुछ लेट से इफ आई राइट सेम एंगल सम अल्फा, तो यहाँ पे आपको ये भी मालूम होगा कि tan अल्फा अपन क्या लिखते हैं, दिस इज एग्जैक्टली लाइक इज इट इक्वल टू सम a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई। ये आपको वेक्टर एडिशन से मालूम होना चाहिए। तो मतलब समझ में आ रहा है कि इसको मैंने एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया, ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों के ये कितने एंगल, ये अगर इसका फेज को मैं 0 ले रहा हूँ सीधा रेफरेंस 0, तो दूसरा कितना है इससे आगे 5 फेज पे, तो ये दो वेक्टर हो गए, दोनों का एम्पलीट्यूड ये हो गया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस, एंगल अल्फा ही हो जाता है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, वाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, ए आर इंटू साइन ऑफ सम ओमेगा टी, और वो कितने पाएगा, एंगल अल्फा पे। सो दिस इज योर वेक्टर एडिशन। तो सेम चीज है, ये आपको मालूम होगा वेक्टर एडिशन से यहाँ ये कैसा आता है। आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट पार्ट, एंड दिस इज अनदर मेथड। तो अपने पास बेसिकली क्या हुआ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने हमारा एक जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया कि हाँ, अगर दो या दो से अधिक वेव, अभी अपन ने कैलकुलेशन है वो दो वेव और दो डिस्टर्बेंस के लिए ही किया है, अदरवाइज एक्चुअली इट्स एप्लीकेबल इवन फॉर मोर देन 2 वेव आल्सो। तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा वो हम कैसे निकालेंगे, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व एक्चुअली। सो दिस वी कॉल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, right? So let me erase it. You remember this result, and this result also it's going to be useful actually. Okay, let's see one example actually here based on superposition principle. So let's say here we have S1 S2 are two sources of light which produces individually disturbance at point P given by E1 bar 3 sin omega t and E2 bar 4 cos omega t. Assuming E1 and E2 bar to be along same straight line or same line, फाइंड द रिजल्टेंट आफ्टर देयर सुपरपोजिशन। तो वही आपको निकालने का है बेसिकली। तो ई बार रिजल्टेंट विल बी योर ई1 बार प्लस ई2 बार, और ये भी दे रखा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए वी डोंट हैव टू एक्चुअली वरी अबाउट द वेक्टर साइन। सो यू कैन राइट दिस सिंपली ई इज इक्वल टू ई1 प्लस ई2, है ना। तो ये आ गया। अब देखो ई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ दिस इज 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। और अगर आप इसको देखोगे तो ये स्टैंडर्ड वही फॉर्म आ गया अपने पास, ये 3a है और 4b है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज a 3 एंड 4 इज b, क्लियर ना। तो मैं सेम ट्रायंगल ले लूंगा एग्जैक्टली, दिस इज सम एंगल लेट्स से थीटा, राइट। इसको a ले लेता हूँ एंड ये b ले लेता हूँ। तो अभी उस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो रिजल्टेंट, लेट मी राइट ई रिजल्टेंट सिंपली, E रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम E नॉट, इसका मैग्नीट्यूड ई आर इंटू साइन ऑफ सम ओमेगा टी प्लस सम थीटा। अब बचता है अपने पास ये वैल्यू ई आर। तो ई आर अभी अपन ने देखा था, ई आर क्या होता है, अंडर रूट A1 स्क्वायर, बेसिकली E1 स्क्वायर। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक्चुअली, राइट, दिस इज सिंपली इन दोनों के बीच में जस्ट वन। हाँ, तो अभी अपन देखे थे इस सिचुएशन में लाइक वहाँ पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो यहाँ पे e रिजल्टेंट या a रिजल्टेंट क्या आ रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। और 10 जो अपने पास यहाँ थीटा ले रहे हैं, तो ये क्या था, b बाई a। तो यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट थिंग्स हियर एक्चुअली। तो यहाँ से ये देखो क्या आ जाएगा, e रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस इज 3 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर जो कि बराबर 5 होता है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास b दैट इज इक्वल टू 4/3 दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो अभी अपन क्या लिख सकते हैं, e रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। तो ये दिस इज योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस, दिस विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से अपन ये बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।